हे गाइस, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस के एमसीक्यूज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज को। पिछले कुछ टाइम से हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पर चैप्टर्स का अभी फुल एक्सप्लेनेशन न डाल के चैप्टर्स के एमसीक्यूज को डाला जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एमसीक्यूज को फेस करने में। बेटर माइंड्स की टीम ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया और हमने देखा कि इसका रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स क्या होता है, साइड बुक से पढ़ के जब जाते हैं तो उसमें क्या रहता है, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में हर चीज़ें दी रहती है। भले उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है लेकिन लैंग्वेज जो रहती है बहुत ही सिंपल रहती है। लेकिन सीबीएसई जो एमसीक्यूज बनाता है वो बनाता है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा अप रहती है एज कम्पेयर टू हमारे रिफ्रेशर की लैंग्वेज के। जब लेकिन वहाँ पे वो क्वेश्चन जब आता है एनसीईआरटी से तो आप उसको कर ही नहीं पाते। भले आपने वो रिफ्रेशर में पढ़ा होगा लेकिन फिर भी क्या होगा, आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो ड्यू टू उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अप रहती है। तो हमेशा की तरह हमारी ये जो सीरीज है ये स्ट्रिक्टली फोकस रहने वाली है हमारी एनसीईआरटी के ऊपर। इस सीरीज के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमारी पूरी टीम ने सीबीएसई के पुराने कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स को और जो हमारी एनसीईआरटी है उसको बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया है। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर एक अपने साथ पेपर और पेन लेकर जरूर बैठें, ताकि आपके जो जितने भी आंसर सही होते हैं या फिर जितने भी आंसर यहाँ पे गलत होते हैं उनको आप एनालाइज कर पाएँ और आपको अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ का पता लग पाए। आपको पता लग पाए कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है और कौन सा जो टॉपिक है वो आपका स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरीके से आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि कोई भी जो हमारी चीज़ है वो क्या है, लिविंग है या फिर वो नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला आता है हार्ट बीट, फिर है हमारा पल्स, नेक्स्ट मूवमेंट एंड नेक्स्ट इज ब्रीदिंग। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मूवमेंट। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हमारा मूवमेंट शो कर रही है, भले वो मूवमेंट जो है फास्ट भी हो सकती है और वो मूवमेंट बहुत स्लो भी हो सकती है, दोनों ही क्राइटेरिया में हमारा क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्या कहेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं, अपनी सेल्यूलर नीड्स यानी कि अपनी सेल की नीड्स को पूरा करने के लिए अपने फूड सोर्सेज जो हैं, जो भी हम फूड खा रहे हैं उसका ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेस्पिरेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन ही क्या होता है, रेस्पिरेशन की जैसे कि डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में वो क्या कहता है कि रेस्पिरेशन हमारा वो प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, अपने फूड को खा रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यह जो ये हमारा फूड है, जब हमने इसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया, जब हमने पहले क्या करा, इसका ब्रेक डाउन किया हमारे अलग अलग जगह पे, हमारे माउथ में, हमारे स्टमक में, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इस तरीके से हमने क्या कर लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लिया फूड को। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में बात करते हैं यहाँ पे कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, उनकी बॉडी में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किस तरीके से यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो हैं एब्जॉर्प्शन या फिर एड्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन या फिर वो अपने लंग्स के थ्रू इस काम को करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिफ्यूजन। क्योंकि देखिए डिफ्यूजन क्यों करते हैं ये, क्योंकि इनकी जितनी भी बॉडी रहती है, एक तो बहुत छोटी इनकी बॉडी है, दूसरा पूरी की पूरी जो बॉडी है वो हमारे बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके कांटेक्ट में रहती है। तो जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू अपनी जो इतनी भी गैसेज है उसको एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू क्यों नहीं होता। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला कह रहा है कि जो उसकी स्किन है वो गैसेस को एक्सचेंज नहीं कर पाती। सेकंड कह रहा है कि उसकी बॉडी के जो सारे के सारे सेल्स है वो सारे सराउंडिंग के कॉन्टैक्ट में नहीं है। थर्ड कह रहा है कि उनकी जो स्किन है उसके ऊपर हेयर्स ग्रो करे होते हैं और हेयर्स क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करने नहीं देते हैं। फोर्थ ऑप्शन आता है हमारे यहाँ पे कि जो उनके बॉडी में इतने इनफ सेल है नहीं कि वो गैसेस को एब्जॉर्ब कर पाए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। काफ़ी सारे सेल्स जो होंगे वो ऐसा नहीं कि सारे के सारे सेल जो है वो स्किन यानी कि स्किन में ही होंगे, क्योंकि सिर्फ उसकी जो स्किन है वही तो हमारे सराउंडिंग के कॉन्टैक्ट में आ रही है। बाकी जो अंदर के जो पार्ट्स हैं, इंटरनल जो पार्ट्स हैं, वहाँ पे भी सेल्स प्रेजेंट है और वो वाले जो सेल्स है वो हमारे क्या है, बाहर वाले एनवायरनमेंट के कभी भी कांटेक्ट में आ
नहीं रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, अगर डिफ्यूज़न के थ्रू क्या होगा, अगर रेस्पिरेशन होने लगा उनकी बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होगा, कभी भी उनके जो इंटरनल जो बॉडी पार्ट्स हैं उन वाले सेल्स का तो कभी भी रेस्पिरेशन हो ही नहीं पाएगा उनमें, और उनको कभी भी एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं कर पाएगी उनकी बॉडी कभी भी। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जो फूड है और जो ऑक्सीजन है वो तो हमारी बॉडी के पर्टिकुलर कोई कोई जो पार्ट होते हैं वही लेते हैं, लेकिन जो हमारा फूड और ऑक्सीजन है वो चाहिए तो पूरी की पूरी बॉडी को होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से क्या होता है, फूड और ऑक्सीजन हमारी पूरी की पूरी बॉडी में सप्लाई होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इसके लिए यहाँ पे नीड क्रिएट होती है कि यहाँ पे हमारा कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि पूरी की पूरी बॉडी में इस चीज़ को पहुँचाए, हर एक बॉडी पार्ट तक इसको पहुँचाए। तो वो ऐसा कौन सा सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम बताना है हमको यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे हमारे। सबसे पहला है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फिर ब्रीदिंग। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो क्योंकि जो एनर्जी के ट्रांसफर होने का पूरा जो प्रोसेस होता है, ये जो सिस्टम जो हमारा बॉडी में बन रखा है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो यहाँ पे इसलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारा यूजलेस और टॉक्सिक जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्रिएट हो जाता है। अब ये जो क्रिएट हुआ है, ये जो बाई प्रोडक्ट, इसका जो रिमूवल है उसकी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे इजेशन, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन या एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। कभी भी हमारी बॉडी में जब भी टॉक्सिक सब्सटेंस कोई भी प्रोड्यूस होता है उसके रिमूवल की जो प्रोसेस है, टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए टॉक्सिक है, यूरिन हमारे लिए टॉक्सिक है, स्वेट हो गया, ये सारे के सारे टॉक्सिक सब्सटेंस हो गए। तो इनको हमारी बॉडी से जब भी ये निकलेंगे तो वो प्रोसेस हो गया हमारा एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है और इसीलिए क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है, हमारा पूछा जाता है डिफरेंस इजेशन और एक्सक्रीशन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पे इजेशन क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी से सॉलिड जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालते हैं थ्रू एनस, तो उसको हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। और बाकी एक्सक्रीशन तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो उम्मीद है कि आपको दोनों में डिफरेंस बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी की जो रेट है रिएक्शन का उसको इंक्रीज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। तो हमारे ऑप्शन है न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस, एंजाइम्स, एसिड या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। जो हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं उनको हम कहते हैं एंजाइम, और इनका काम होता है हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शन है उसके रेट को इंक्रीज करना। तो लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी जो रिएक्शन है अगर वो 30 मिनट्स में परफॉर्म होनी है तो ये क्या करेंगे, उसका टाइम थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, जैसे 20 मिनट या फिर अराउंड 15 मिनट उसका टाइम कर देंगे। तो ये हम इस तरीके से एग्जाम्पल से इसको समझ। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एक प्लांट की वो कैसे फुलफिल करी जाती है। तो पहली बात तो है हमारा यहाँ पे वाटर से, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड से, थर्ड फोटोसिंथेसिस, फोर्थ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे पहली बात जो है वो होती है फूड से पूरी, और जो फूड है वो हमारा बनता है सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये मिलके ही हमारा क्या बनाता है, फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि जो फूड है जो भी प्लांट में जो कि वो बहुत ही जल्दी से नहीं लेते हैं तो वो फिर उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि स्टार्च। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब भी प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो प्रिपेयर तो ग्लूकोज की फॉर्म में करते हैं, लेकिन उसको जब भी स्टोर करने की बारी आती है तो ग्लूकोज क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो वो क्या करता है, वहाँ पे स्टार्च फॉर्म कर लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हमारा फूड रहता है वो स्टोर अगर रहेगा तो वो स्टार्च की फॉर्म में रहेगा। बाद में प्लांट्स क्या करते हैं, जब उनको जरूरत पड़ेगी इस स्टार्च को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके और देन उसको एनर्जी में यूटिलाइज कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा इसी के जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन आता है कि जब भी हम अगर फूड खाते हैं तो जो एनर्जी वहां से निकलेगी उसको हम अपनी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो पहला आता है ग्लूकोज, सेकंड कार्बोहाइड्रेट, फैट, ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ग्लाइकोजन। तो जब भी हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, जब भी हम फूड खाते हैं और अगर हमको एनर्जी की अभी उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं तो हम क्या करते हैं, उस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं ताकि हम जब भी इन फ्यूचर में अगर जो भी काम करेंगे तो वहाँ पे हम उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें। तो वो जो हम एनर्जी है उसको हम स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे ग्लाइकोजन की फॉर्म। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो सनलाइट है या फिर कह सकते हैं जो लाइट एनर्जी है प्लांट्स में वो कौन ट्रैप करता है। तो ऑप्शन है हमारे स्टोमेटा, क्लोरोफिल, गार्ड सेल्स या फिर फ्लोएम वेसल्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर
बी यानी कि क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल है उसके पास ही एक ऐसी एबिलिटी होती है प्लांट के अंदर कि वो क्या कर पाता है, सन की एनर्जी को ट्रैप कर पाता है और हेल्प करता है हमारे जो फोटोसिंथेसिस है उसके प्रोसेस में। तो इस तरीके से क्या होता है, एक्चुअल में अगर कह सकते हैं कि जो क्लोरोफिल है वो फूड को बनाने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है कि किसी भी प्लांट के जो लीफ में जो ग्रीन डॉट्स होते हैं वो क्या चीज़ होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, स्टोमेटा या फिर गार्ड सेल्स। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, क्लोरोप्लास्ट। तो वो जो ग्रीन डॉट्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट क्या हमारी एक सेल ऑर्गेनेलीज है। सबसे पहला आता है प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज आती हैं, तो वो हो गया क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली है इसके अंदर आता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि ऐसी जो लीफ होती है जिसमें कि ग्रीन पार्ट भी होता है और नॉन ग्रीन पार्ट दोनों ही होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डी स्टार्च लीफ कहते हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट या फिर वेरीगेटेड लीफ कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि वेरीगेटेड लीफ। ये जो हमारी लीफ होती है इसमें नॉन ग्रीन पार्ट भी होता है और ग्रीन पार्ट भी होता है। एक्चुअल में होता क्या है, इस लीफ में कुछ पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और कुछ पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। तो जिस पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो हमको ग्रीन दिखता है और जिस पार्ट में क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता वो हमारा वाइट या फिर कोई भी अदर कलर का होता है वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि जो प्लांट्स है उनमें जो गैसेस का एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होता है, लीव्स के थ्रू होता है, स्टेम के थ्रू होता है, रूट्स के थ्रू या फिर इन तीनों के ही थ्रू, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें लीव्स, स्टेम और रूट्स, यहाँ तीनों ही जगह पे क्या रहते हैं, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, तीनों ही जगह से कोई भी जो चीज़ है उसका क्या हो सकता है, बहुत ही ईजिली एक्सचेंज हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि जो ओपनिंग है और क्लोजिंग है स्टोमेटा की वो किसके थ्रू होती है, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, गार्ड सेल्स या फिर ट्रैकेट्स। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है यानी कि गार्ड सेल्स वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी जो प्लांट है वो क्या करता है, वाटर को लेता है और वाटर को लीव्स तक जब जैसे ही भेजता है तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर की प्रेजेंस होने से क्या होता है, जो गार्ड सेल्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। जैसे ही वो स्वेल होते हैं तो स्वेल होने की वजह से क्या होता है, वो ओपन हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो पोर्स है उनको ओपन करते हैं और वहाँ पे जो गैसेज है उनका एक्सचेंज बहुत ईजिली हो सकता है। जैसे ही वहाँ पे क्या होता है, वाटर का धीरे धीरे करके लॉस होने लगता है, तो वैसे ही जो गार्ड सेल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं और श्रिंक होने के बाद क्या होता है, ये जो पोर्स है ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है प्लांट में जो कि क्या करता है, प्रोटीन को बनाने का काम करता है, नाइट्रोजन, आयरन, फॉस्फोरस या फिर मैग्नीशियम। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। जो नाइट्रोजन है उसी की हेल्प से क्या होता है, जो प्लांट होता है वो प्रोटीन को क्रिएट कर पाता है। तो ये थे हमारे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब आपने इनमें से कितने एमसीक्यूज को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी प्रिपरेशन के लेवल को एनालाइज कर पाऊँ और अगली वीडियो में जो क्वेश्चंस का लेवल है उनको और भी ज़्यादा इंप्रूव कर पाऊँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं कमेंट्स में आपके डाउट्स का रिप्लाई और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके सजेशन को इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है शुभम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।